वेलकम टू स्टडी विद के ब्रोस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थायाजाइड्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और इनके एडवर्स इफेक्ट्स, और कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम आज की वीडियो की। कुछ पढ़े हुए चीज़ों को दोबारा से रिपीट करेंगे इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो हम ऑलरेडी ही कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो भैया कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ये तो कौन नहीं जानता, इनको तो सब जानते हैं। कौन है भाई ये? दीज आर एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। दीज आर एसीटाजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड, ठीक है। और मोस्ट प्रोमिनेंट कौन है? वी हैव एसीटाजोलामाइड। ओके, व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगर ये हमारे पास एक नेफ्रॉन है और इस नेफ्रॉन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस जगह काम करेगा ये हमको बताना है, तो हम ऐसे गोला बनाएंगे कि भाई इस जगह काम करेगा। व्हाट इज दिस लोकेशन कॉल्ड? इस लोकेशन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट PCT. This is PCT. What is PCT? PCT means proximal convoluted tubules. Okay. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर रिजल्ट्स इन, इनकी क्या होते हैं रिजल्ट, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को अगर इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो होती है तो क्या रिजल्ट आता है? तो रिजल्ट आता है दिस रिड्यूसेस सोडियम इनटेक, या फिर हम कह दें कि इट helps in loss of sodium and bicarbonates. सोडियम और बाइकार्बोनेट्स का क्या कराता है? लॉस, एज वेल एज वाटर। तो इनको या तो ऐसे लिख सकते हैं, और वी कैन राइट देम एज दिस कॉजेज natriuresis एंड फॉलोड बाई डाईयूरेसिस एंड बाइकार्बोयूरिया यानी कि बाइकार्बोनेट्स का लॉस। ओके, देन गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स का 2 एग्जांपल देना है। तो लूप डायरेटिक्स का एग्जांपल कौन बताएगा भाई? चलो बताओ, लूप डायरेटिक्स एग्जांपल क्या होता है? वी हैव फेरुसेमाइड, या कई लोग इसको फ्रुसेमाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रुसेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड एंड एक और एग्जांपल लेते हैं एथाक्राइनिक एसिड, ठीक है। साइट ऑफ एक्शन, लूप डायरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन बताना है। तो भाई लूप डायरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन क्या था? अगर एक नेफ्रॉन बना दें, चलिए बना देते हैं, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें लूप डायरेटिक्स कौन सी जगह काम करेंगी? वी नो दिस पोर्शन। व्हाट इज दिस पोर्शन कॉल्ड? इस पोर्शन को क्या कहते हैं? वी कॉल इट TAL, यानी कि थिक असेंडिंग लिम्ब। थिक असेंडिंग लिम्ब कहते हैं इनको, यानी कि थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, यानी कि इस जगह पे कौन काम करता है? लूप डायरेटिक्स। चलिए, तो थायाजाइड्स हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स डिस्कस कर लिया था, लूप डायरेटिक्स डिस्कस कर लिया था। अब अगला नंबर है थायाजाइड्स का। तो थायाजाइड्स क्या करती हैं? थायाजाइड्स एंड थायाजाइड्स रिलेटेड ड्रग्स, जिनका हमने ट्रिक क्या बताया था? CCIMX, यानी कि क्लोरथालिडोन, क्लोपामाइड, इंडापामाइड, मेटाजोलोनाइड, जिपामाइड। एंड थायाजाइड्स के एग्जांपल क्या थे? क्लोरथायाजाइड्स या फिर हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स, और एक और बता दो। ओके, बेंस थायाजाइड्स, वेरी नाइस, बेंस थायाजाइड्स, ठीक है। सो मोटा मोटा हमें आइडिया है कि भाई थायाजाइड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे क्या है? थायाजाइड्स कहाँ पे काम करते हैं? डिस्टल ट्यूब्यूल्स, यानी कि DCT पे पहुँचते हैं एंड बाइंड करते हैं, ब्लॉक करते हैं किसको? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स, यानी कि एक कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो कि सोडियम को और क्लोराइड को साथ में ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उसको हमने क्या कर दिया? उसको हमने ब्लॉक कर दिया। और जब हमने उसको ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया? वो रोने लगा क्या? हाँ भाई, रोने तो लगा होगा ब्लॉक करने पे। तो क्या हो गया? एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड का यूरिन में सोडियम
और क्लोराइड क्या हो गए, बढ़ जाएंगे। यूरिन में सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्या यही होगा, बिल्कुल यही होगा। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि भाई पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे, फिर इस थ्योरी को पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ आवर नेफ्रॉन। इसमें हम देखते हैं कि हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। ये हमारी क्या है, दिस इज़ पीसीटी, दिस इज़ आवर थिक असेंडिंग लिम्ब, ये हमारा क्या है डीसीटी, एंड दिस इज़ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इन सब को हमने डिस्कस कर लिया है। अब बारी बारी से देखेंगे कि भाई इन सब में जो तो पढ़ लिया है, अब डीसीटी में क्या होता है इसके आगे। आइए डीसीटी को जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है डीसीटी। अब डीसीटी में क्या होता है ये हम पहले समझेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे एक क्या बना लेंगे, एक छोटी सी ब्लड वेसल बना लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ओके, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं दिस इज़ आवर डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या होता है भाई, डिस्टल ट्यूब्यूल में कोई भी, अब जैसे यहाँ पे कुछ सोडियम रिटेन हो रहा है, कुछ क्लोराइड रिटेन हो रहे हैं, कुछ कैल्शियम रिटेन हो रहा होगा, कुछ इस तरीके के केटाइन एनायंस रिटेन हो रहे होंगे जो कि अभी भी फिल्टर आउट नहीं हुए हैं। अब ये क्या आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो इनको मिलेगा एक चैनल। इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा एक चैनल। अब इस चैनल का नाम क्या है भाई, इस चैनल का नाम क्या है, इस चैनल का नाम होगा सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इस चैनल का नाम क्या होगा, दिस चैनल इज नोन एज सोडियम क्लोराइड क्या को ट्रांसपोर्टर। इन्हीं की बात कर रहे थे कि ये क्या है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है, ये सोडियम को और क्लोराइड को एक साथ ही अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यानी कि इधर अगर सोडियम लिख दें और इधर क्लोराइड लिख दें तो इनको एक साथ में ही सोडियम क्लोराइड को एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, अब आगे क्या होगा कि सोडियम जो है, दिस सोडियम ये एक्सचेंज हो जाता है किससे, थ्री सोडियम एक्सचेंजेस विथ 2 पोटेशियम। 3 सोडियम 2 पोटेशियम से एक्सचेंज हो जाता है बाय हेल्प ऑफ दिस चैनल। इस चैनल का नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। इस चैनल का नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। यानी कि एटीपी की मदद से, और किसको ट्रेड करता है, सोडियम को और पोटेशियम को, यानी कि सोडियम को एक्सचेंज कर देगा फॉर 2 पोटेशियम, ठीक है। एंड दिस क्लोराइड, ये क्लोराइड क्या होगी, इन क्लोराइड को ये सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगी। दिस क्लोराइड गेट ट्रांसफर्ड टू द इंटरस्टिशियल एरिया एंड टू इंटरस्टिशियल एरिया टू द ब्लड। ये सीधे सीधे ब्लड में वापस से ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड अपना वापस से वॉल्यूम मेकअप कर लेगी। अब बचता है हमारे पास एक कैल्शियम। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम जो है, दिस कैल्शियम हैज़ अ चैनल। इसके पास एक डायरेक्ट चैनल है जिससे कैल्शियम ट्रांसफ़र हो जाता है अंदर। अब ये कैल्शियम अगर इस चैनल से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है अंदर, तो हियर वी हैव कैल्शियम। अब ये कैल्शियम क्या करता है, दिस कैल्शियम गेट एक्सचेंज फॉर सोडियम। यानी कि ये कैल्शियम किसके लिए एक्सचेंज हो जाता है, सोडियम के लिए। एंड दिस सोडियम अगेन यूजेस सेम रूट फॉर द एक्सचेंज टू पोटेशियम। यानी कि सोडियम का यहाँ पे आना दो तरफ से है, एक फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज, ठीक है। एंड कैल्शियम अगेन रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थायजाइड्स का नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के समझेंगे कि अगर इस चैनल को हम ब्लॉक कर दें, इफ़ यू ब्लॉक दिस चैनल, तो क्या होगा। अब ये चैनल ब्लॉक कर दिए तो ये जो सोडियम क्लोराइड हैं ये फर्दर हमारे आगे आएंगे, यानी कि सोडियम एंड क्लोराइड दिस विल कम फॉरवर्ड, एंड ये फॉरवर्ड आएंगे, यानी कि किस में आएंगे, दे कम इन द यूरिन। अब जब सोडियम यहाँ से आ रहे होंगे, देन सोडियम आते ही यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के पास जब पहुँचेंगे तो दिस सोडियम गेट ट्रांसफर्ड इनसाइड। और जब ये इनसाइड ट्रांसफ़र होता है तो हियर इट लीव्स
निगेटिविटी यहाँ का जो रीजन है ये क्या कर देगा, निगेटिव। और क्लोराइड भी यहाँ पे है एंड दिस क्लोराइड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड यहाँ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा और बढ़ा देगा। एंड सिंस हर जगह पे सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस लगे हुए हैं, हर जगह पे क्या लगे हुए हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, तो ये क्या एक्सचेंज करेगा, दिस विल ट्रेड 3 सोडियम, दिस विल ट्रेड 3 सोडियम इन एक्सचेंज ऑफ 2 पोटेशियम। किसके लिए, 2 पोटेशियम के लिए ये क्या करेगा, एक्सचेंज में हो जाएगा 2 पोटेशियम, एंड दिस पोटेशियम विल बी अट्रैक्टेड विद दिस नेगेटिव थिंग। अब ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रखा है, इससे ये पोटेशियम क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम अट्रैक्ट होंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेशियम का लॉस होगा। दिस इज़ वाई दे आर बिलीव टू बी पोटेशियम वेस्टर्स, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पोटेशियम वेस्टर्स कहते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यूरिन में क्या पाया जाएगा, वी विल हैव, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा इस चीज़ का, तो फाइनल रिजल्ट होगा वी विल हैव लॉस ऑफ सोडियम, लॉस ऑफ क्लोराइड एज वेल एज लॉस ऑफ पोटेशियम। यानी कि इसमें और हम क्या बोल सकते हैं इनको, यानी कि वी विल हैव नेट लॉस, यानी कि वी विल कॉल इट नाइट्रीयूरेसिस, वी विल कॉल इट नाइट्रीयूरेसिस, एंड क्लोराइड लॉस यानी कि लॉस ऑफ क्लोराइड, इसको बोल दीजिए लॉस ऑफ क्लोराइड, एंड पोटेशियम यानी कि कैलीयूरेसिस, ठीक है। तो एंड फॉलोड बाई, इसको कैसे भूल सकते हैं, डाईयूरेसिस। सिंस सोडियम का लॉस हो रहा है दिस इज ऑल्सो कॉज H2O का लॉस यानी कि डाईयूरेसिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर थायाजाइड्स। ये उनके क्या है, रिजल्ट हैं, या इनको समझ में आ जाएगी ईजिली क्योंकि हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया है। तो दिस ब्लॉक्स सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्टर को ट्रांसपोर्टर का एक ही मतलब होता है कि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर कहाँ पे थे, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल में थे, जहाँ पे इनको क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। ये इंक्रीज करते हैं कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन इन द यूरिन, यानी कि ये कैल्शियम को यूरिन में डिक्रीज कर देते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर देते हैं, जैसा कि हमने देखा है, ठीक है। ओके, ज़्यादातर इनको हम ओरली लेते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय दिस रूट, यानी कि कौन से रूट से लेते हैं, ओरल रूट से लेते हैं। ड्यूरेशन 8 से 12 घंटे का है इनका। टॉक्सिसिटी क्या करते हैं, पोटेशियम का लॉस करते हैं, हमने देखा कि लॉस ऑफ पोटेशियम, एंड साथ ही साथ ये क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाएंगे, लिपिड को भी बढ़ाएंगे, एंड यूरिक एसिड को भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ हाइपोनेट्रीमिया भी कॉज कर सकते हैं। ओके, इंटरैक्शन इनका किनके साथ है, सल्फोनामाइड्स और एनसेड्स के साथ इनको हमें नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि सल्फोनामाइड्स इनके साथ क्या कॉज करेंगी, एलर्जी कॉज करेंगी, एंड एनसेड्स इनके साथ क्या करेंगे, इनकी जो इफिकेसी है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख सकते हैं एक लाइन में कि इट ब्लॉक सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, एंड उसके साथ क्या होगा, सोडियम का और क्लोराइड का ल्यूमिनल में जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ डायूरेसिस होगी। कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपोकैलीमिया, यानी कि ज़्यादातर अगर पोटेशियम लॉस करा देंगे तो हमारी बॉडी में क्या सिचुएशन राइज हो जाएगी, हाइपोकैलीमिया, एंड ऑल्सो दे कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द ऑस्मोटिक डायूरेट। काम करते हैं, वैसे तो ये कई जगह काम करते हैं एक नेफ्रॉन में, बट ज़्यादातर ये कहाँ काम करते हैं, पीसीटी कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल्स पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ इनके। एग्जाम्पल्स इंक्लूड मैनीटॉल, ठीक है, मैनीटॉल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। तो ऑस्मोडायरेटिक क्या करते हैं, ऑस्मोडायरेटिक इंक्रीज नॉन एब्जॉर्बेबल सोल्यूशन, यानी कि कुछ ऐसा नॉन एब्जॉर्बेबल सोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, कहाँ पे, पीसीटी पे, यानी वहीं काम करते हैं, अभी भी बताया। डिक्रीज द पैसिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन,
तो जो पैसिव वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन घट जाएगा और सोडियम और वाटर क्या होंगे, लॉस होंगे, यानी कि इनका डाइयूरेसिस होगा एंड नाइट्रियूरेसिस। दिस विल, जैसे कि 2 हमने क्वेश्चन इसके नोट कर रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैनिटॉल। मैनिटॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हमने डिस्कस कर लिया है। एक्ट ऑन द ऑस्मोटिक डायूरेटिक देयर बाई ड्रॉइंग वाटर वाया इंक्रीज्ड ऑस्मोलैलिटी इनटू द पीसीटी लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ज़्यादातर हमने पीसीटी की बात करी है इनके लिए, बट और भी जगह पे ये बात करते हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी परेशानी हो रही है, एक बार हम सजेस्ट करेंगे कि आप इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको देखें। व्हाट इज़ मैनिटॉल यूज फॉर, मैनिटॉल किस लिए यूज़ करते हैं हम, ज़्यादातर मैनिटॉल का जो यूज़ होता है, इट यूज टू डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, यानी कि आँखों में जो कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि उनके आईज़ में पेन हो रहा है, आईज़ में पेन होता है, वो क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इसका एक अलग मैकेनिज्म है जो कि हम ग्लाउकोमा में समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ बता दे रहे हैं कि एक तरीके का ये आई पेन में यूज़ होता है टू डिक्रीज द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड ऑल्सो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि माइग्रेन वाली सिचुएशन है या ऐसे कुछ सिचुएशन में यूज़ करते हैं जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को और डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। इन दोनों को डिक्रीज़ करने के लिए हम मैनिटॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इट प्रिवेंट्स एनीयूरिया, हीमोलिसिस एंड रैप्डोमायोलोसिस, ठीक है। एक तरीके का पेन है जो कि मसल्स की वजह से होता है। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, यानी कि ये क्या करते हैं, पोटेशियम को बचाते हैं, दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्पेयरिंग का मतलब होता है प्रिवेंट करना, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना क्या होता है, स्पेयरिंग होता है, ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये देखिए 2 तरीके से होते हैं। एक तो सोडियम चैनल इनहिबिटर, यानी कि सोडियम का एक चैनल होगा जिसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पोटेशियम है वो प्रिवेंट हो जाएगा। और दूसरा एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट यानी कि कोई जो एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है वो इस पे काम करेगा और वो क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस को क्या करेगा, उनको रिड्यूस करेगा, जिससे सोडियम का जो ट्रांसफ़र है वो घट जाएगा और सोडियम का ट्रांसफ़र घट जाएगा तो पोटेशियम का लॉस भी घट जाएगा। अब इसको हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो सोडियम चैनल इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आप कहेंगे सामने ही तो लिखा है, हम भी लिख देते हैं, अमाइलोराइड या अमीलोराइड एंड ट्रायमटेरिन। और साथ ही साथ दूसरे एग्जाम्पल कौन से हैं एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट के, स्पाइरेनोलैक्टोन, कौन से हैं, स्पाइरेनोलैक्टोन एंड इप्लेरेनोन। क्यों लिखा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और ये कई बार ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइपर, नीट पीजी, जीपैट, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्या हो गए, पूछे गए हैं, इनसे क्वेश्चंस आए हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आए हैं और इनसे रिटन क्वेश्चन। यहाँ से चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ से जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं और यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे यहाँ पे क्योंकि क्या होते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर धीरे धीरे कौन से रीजन में आते हैं, दे कम इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आते हैं। तो यहाँ पे कौन काम करता है, यहाँ पे काम करता है हमारा, क्या नाम है इनके, आप एक बार सोच लो कि इनकी जगह पे कौन काम करता है पीसीटी में, इनकी जगह पे काम करता है हमारा एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड कौन सी कैटेगरी है, एसीटाजोलामाइड कौन सी कैटेगरी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CA इनहिबिटर्स, तो ये काम करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से फिर ये आगे बढ़ते हैं तो इनको कौन मिलता है, आगे बढ़ते हैं तो इनको मिलते हैं कौन, इनको मिलते हैं लूप, और लूप में यहाँ आने पर ये जो किससे फिर यहाँ आने पर इनको मिलते हैं TAL यानी कि थिक असेंडिंग
थिक असेंडिंग लिम्ब, ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड TAL, यानी कि थिक असेंडिंग लिम्ब, इनको कहते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब। और थिक असेंडिंग लिम्ब पे कौन काम करता है हम सबको पता है, हमने पढ़ा भी है, पिछले वीडियो में देखा भी है। यहाँ पे काम करते हैं भाई लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स का सब लोग अगर एग्जाम्पल पूछे तो मुझे लगता है चिल्ला चिल्ला के बता सकते हैं। क्या होगा एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल होगा फ्रुसेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड और एथाक्राइनिक एसिड भी, अगर किसी को याद आ रहा हो। साथ ही साथ अब यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ती हैं तो हियर टिब्यूल पे कौन काम करता है ये बताने की ज़रूरत है क्या? ये तो थायाजाइड्स हैं। ये कौन है? ये हैं थायाजाइड्स। थायाजाइड्स का एग्जाम्पल भी आपको याद होगा, क्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट जगह पे पहुंच चुके हैं, यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हमारा आखिरी स्पॉट है जहाँ पे हम कोई चीज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। और यूरिन फॉर्मेशन होगा तो फिर ये क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा कलेक्ट होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्योंकि यहाँ तक सोडियम आया हुआ, अब यहाँ तक क्या है, अब यहाँ से पिक्चर शुरू होगी तो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोराइड भी है। तो सोडियम क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे इनको हटा देते हैं। अच्छा, तो क्लोराइड है, सोडियम क्या होगा, सोडियम यहाँ से, ये सोडियम चैनल लगे होते हैं, इन चैनल्स के थ्रू सोडियम अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और सोडियम जो है एक्सचेंज हो जाता है बाई सोडियम पोटेशियम एटीपेजेज। 3 सोडियम के बदले 2 पोटेशियम अंदर आ जाते हैं। और क्योंकि सोडियम अंदर जाता है, यहाँ पे एक चार्ज क्रिएट होता है, दैट इज़ निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है वो होता है निगेटिव चार्ज। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, ये जो पोटेशियम है, दिस पोटेशियम गेट अट्रैक्टेड। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अब इसी वजह, जितना ज़्यादा सोडियम यहाँ से एक्सचेंज होगा, जितना ज़्यादा सोडियम जाएगा उतना ज़्यादा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उतना ज़्यादा ही इनके पास क्या होगा, अट्रैक्शन होगा पोटेशियम का। अब अगर इस सोडियम को हम किसी तरीके से क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, अब इस सोडियम को किसी तरीके से हम अगर ब्लॉक कर दें तो क्या हमारे पास इसका लॉस होगा। अगर इस सोडियम को ब्लॉक कर दें तो इनका एक्सचेंज भी क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, या एक तरीके से कहें तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, और ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया, है ना। देखो अभी हैप्पी हो गया, ठीक है। तो दिस वॉज दी होल मैकेनिज्म। अब ये तो थी सोडियम के लिए, ये तो थी सोडियम के लिए। अब साथ ही साथ हम एल्डोस्टेरॉन का भी पढ़ लेते हैं कि भाई एल्डोस्टेरॉन इसमें क्या करता है। तो एल्डोस्टेरॉन के एग्जांपल, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, है ना, इनके एग्जांपल क्या थे, स्पाइरेनोलैक्टोन एंड एप्लेरेनोन, है ना। तो एप्लेरेनोन और स्पाइरेनोलैक्टोन ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं एल्डोस्टेरॉन मेडिएटेड सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज। यानी कि कुछ एक्सचेंज जो होते हैं, यहाँ से कुछ एक्सचेंज जो होते हैं वो कौन कराता है, ये जो एक्सचेंजेस हैं, ये एक्सचेंजेस में कुछ जगह पे कौन असिस्ट कर रहा था, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन की वजह से ये कर रहे थे। अब एल्डोस्टेरॉन को अगर हम इनिबिट कर दें तो इनका जो एक्सचेंज है ये भी इनिबिट हो जाएगा, और साथ ही साथ सोडियम भी इनिबिट हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये लिख रखा है, इसको आप एक बार और यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ से स्पाइरेनोलैक्टोन, स्पाइरेनोलैक्टोन और स्पाइरेनोलैक्टोन एंड इप्लेरिनोन, ये क्या करेंगे, ये करेंगे कुछ इस तरीके से कि दिस विल इनिबिट द एल्डोस्टेरॉन mediated this will inhibit the aldosterone mediated सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना कम सोडियम एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, कम पोटेशियम भी एक्सचेंज होगा, ठीक है, कम पोटेशियम एक्सचेंज होगा, और कम पोटेशियम एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली लॉस रिड्यूस हो जाएगा। किसका लॉस रिड्यूस हो जाएगा, अरे पोटेशियम का लॉस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होगा, ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स एंड जो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे थे वो तो डायरेक्टली आके ब्लॉक कर दे रहे थे, इनको भी और इनको भी, ठीक है। तो ये हो गया होल मैकेनिज्म अबाउट पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। अब हम कुछ इनके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। तो हियर वी हैव थायाजाइड्स, लूप, स्पेरिंग एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेस के कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं।
तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या कॉज करता है, हाइपोकैलीमिया कॉज करता है, यानी कि हाइपोकैलीमिया मतलब कि पोटेशियम का क्या करेगा, लॉस करेगा। एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे कॉज कर सकता है ना, ये एक बड़ा बड़ा एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि जब भी बाइकार्बोनेट का लॉस होगा, बाइकार्बोनेट क्या करता है, हमारे बॉडी में एसिड बैलेंस के लिए काम आता है, तो बाइकार्बोनेट का लॉस होगा तो हमारी जो यूरिन है वो कैसी होगी, दिस विल बी बेसिक, दिस विल बी बेसिक, और हमारे जो ब्लड में क्या जाएगा, हमारे ब्लड में H+ का कॉन्सेंट्रेशन रेज हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या होगा, एसिडोसिस हो जाएगा, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करते हैं कि भाई पोटेशियम स्पेयरिंग तो बाद में करेंगे, पहले लूप कर लेते हैं, लाइन से चलेंगे, जैसे जैसे वीडियो बनी है, जैसे जैसे आप लोगों ने देखा है उसी हिसाब से चलेंगे। तो अब लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स भी क्या करता है, हाइपोकैलीमिया। आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे तो पता चलेगा हाइपोकैलीमिया कैसे कॉज करता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करता है, ये भी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मेंशन कर रखा है। हाइपोमैग्नीसेमिया, यानी कि मैग्नीशियम का लॉस हो जाता है, यानी कि इसमें लॉस किसका होता है, मैग्नीशियम का, और जब मैग्नीशियम का लॉस हो जाएगा तो मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो कम, हाइपो का मतलब होता है कम, और मैग्नीसीमिया का मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक है, और इसमें क्या है, हाइपर यूरिसेमिया, यानी कि यूरिक एसिड जो है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, बढ़ जाता है, ये भी हमने बताया हुआ है। हाइड्रेशन हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया यानी कि हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होगा, घट जाएगा, ब्लड का ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब कि जो हमारे वॉल्स पे, ब्लड की वॉल्स पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एंड डोज रिलेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि ओटोटॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द डायरेटिक्स, वी नो इट इज़ लूप डायरेटिक्स। और पर्टिकुलरली अगर पूछ ले कि भाई ओटोटॉक्सिसिटी कौन कॉज करता है, तो आप क्या बताएंगे, वी विल नेम दिस एज फ्रूसेमाइड। कौन कॉज करता है, फ्रूसेमाइड कॉज करता है। ठीक है, ओके। थायाजाइड्स जो हमने अभी भी पढ़ा, थायाजाइड्स क्या था, थायाजाइड्स भी हाइपोकैलीमिया कॉज करता है, क्योंकि क्या करता है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लॉस कर रहा था, एंड क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। एल्कलोसिस कैसे होता है, इसमें H+ का लॉस होता है, क्योंकि इट इज़ अ वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, क्योंकि ये वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर है। तो क्या होगा, अब यहाँ से सपोज कीजिए, यहाँ से क्या लॉस हो रहा है, यहाँ से लॉस हो रहा है हमारे जो यूरिन में H+ का लॉस हो रहा है। ठीक है, H+ का लॉस हो रहा है, और हमारे ब्लड में क्या जा रहा है, हमारे ब्लड में जा रहा है, रुक जाइए हमने गलत बना दिया है डायग्राम ही, कुछ अलग कलर लेनी चाहिए थी इनके लिए। ठीक है, तो यूरिन के लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं, दिस इज़ आवर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एंड यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज़ आवर ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर हमारी यूरिन है तो यूरिन में अगर क्या होगा, यहाँ पे H+ है ना, H+ आ रहा है, तो इनके वजह से क्या हो जाएगा, दिस विल कॉज मेटाबॉलिक, यूरिन तो हमारा एसिडिक हो गया, अब एसिडिक हो गया तो यहाँ पे जो HCO3 था, HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, यानी कि बेसिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, है ना, ये समझ में आ गया। अब ये भी क्या कॉज करेगा, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया, है ना, हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम का कमी हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, है ना, डायबिटिक कंडीशन बढ़ेगी, इसमें ग्लूकोज का जो अमाउंट है यानी कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप इनको देखिए, इनको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो इम्पॉर्टेंट है आप उनको लर्न कीजिए, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है आप उनको छोड़ सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ड्रग इंटरेक्शन आप इसमें देख के पढ़ सकते हैं, ड्रग इंटरेक्शन कुछ खास नहीं पूछता है, बट इन केस आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ों में इनको पूछता है, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स तो हमने अभी पढ़ा कि भाई पोटेशियम को बचाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हाइपर कैलीमिया होगा। ठीक है, इट कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वही सेम कंडीशन है। गैनोकोमेस्टिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एल्डोस्टेरोन को अगर हम एंटागोनिस्ट देते हैं, एंटागोनाइज करते हैं, तो एल्डोस्टेरोन का क्या होगा, रिसेप्टर
क्या होगा, काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा यूज़ करने पे ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज़ वी कैन सी द सिम्टम्स ऑफ गायनेकोमैस्टिया। और कुछ गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर। सो ये हो गया हमारा आज थायराइड्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डाइट का फाइनल वीडियो। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। डू कमेंट कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करें, किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।